Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. ये जो लेक्चर है EMT का, इसमें हम MCQ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये जितने भी मैं MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए अगर ये क्वेश्चंस आप लगा के जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20 और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट EMT जिसके अंदर अराउंड हम 120-130 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, तो करीबन 4 से 6 लेक्चर्स के अंदर हम ये कवर कर रहे होंगे, सो दैट आपको छोटे लेक्चर्स के अंदर, मतलब एक लंबा लेक्चर लेने के बजाय आप छोटे छोटे लेक्चर्स लें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत इफेक्टिवली हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पर दिख रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P at the point A along the dipole axis and B along the bisector as axis are given as। तो यहाँ पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल मतलब दो चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है पर जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि एक माइनस है तो एक क्या है, प्लस है, और इनके बीच की कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें ये पता है कि जब दो चार्ज होते हैं उनके बीच जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, पर उनकी जो डिस्टेंस, जो उनका साइन है वो अलग अलग होता है, उनके बीच कोई एक डिस्टेंस होती है, तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, डाइपोल। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी कि इनके बीच जो डाइपोल बनेगा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होगी, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा P = QT। अब हमें जो डाइपोल निकालना है वो एक तो निकालना है अलोंग द एक्सिस, ये पॉइंट है, और एक निकालना है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो ये लाइन है, जो डाइपोल वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, इसके बीच में से पास हो रही लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है। तो अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मैंने अपने YouTube के लेक्चर्स पे भी आपको काफ़ी बार बताया है ये। तो यहाँ पर एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो डाइपोल आएगा, या इसको मैं ऐसा लिखूँ E एक्सियल की वजह से, एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू होगी 2kp/r³, 2kp/r³, और इसमें जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वही होगी जो डाइपोल की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। जबकि जब हम यहाँ पर निकालेंगे B पॉइंट पर, यानी कि बाई सेक्टर पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको मैं परपेंडिकुलर से भी लिख सकता हूँ, तो ये आएगा -kp/r³। K का मतलब हो गया 1/4πε0। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अब यहाँ से देखो आप कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ देखो पहले में लिखा हुआ है 2p/4πε0r³, फिर यहाँ लिखा है -p/4πε0r³, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को जो हमने किया, आपको दो तीन चीजें जानने को मिली हैं। एक तो आपको ये जानने को मिला डाइपोल कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है या स्केलर होती है, इसको किस तरह से हम लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। फिर आपको जो एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वैल्यू है उसका पता लग गया, और फिर उसके बाद बाई सेक्टर के ऊपर उसकी वैल्यू का आपको जानने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द एक्सप्रेशन फॉर magnetic field due to a finite length solenoid having n turns per unit length and current I at the center and at the end of solenoid are given as। तो solenoid एक बंद नली है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत सारे, इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सोलेनॉइड के अंदर किसी भी जो पॉइंट के ऊपर है ना, इनसाइड जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको याद रखना है μ0 जहाँ I होता है करंट, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसी एंड पॉइंट पर निकालना है, तो एंड पॉइंट मतलब यहाँ पर आ गए या फिर यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर एंड के ऊपर जब हम इसका निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू आती है μ0NI/2। उसकी वैल्यू क्या आती है, μ0NI/2, यानी कि ऑप्शन अगर मैच कराएं तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पे आइए। Assuming nucleus charges as a point charge and electronic charge as a spherical charge distribution,
द एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, हालांकि इसका आंसर तो मैं आपको सीधा बता दूं कैसा आएगा, 4πε0 r³ आएगा। आंसर तो मैंने आपको ये बता दिया सीधा सीधा। अब ये आएगा कैसे, एक बार मैं थोड़ा सा आपका वो भी हिंट दे देता हूं। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है किसी एटम के ऊपर, जो किसी एटम के ऊपर, तो उसमें इनिशियली हम ये मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ जो शेल्स हैं उनमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, इनका मास सेंटर और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनका सबका मास सेंटर एक ही जगह पर रहता है। इनिशियली हम ये मान के चलते हैं, परंतु जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। किन दोनों के बीच में, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका मास सेंटर और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास सेंटर, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन का है और ये सपोज प्रोटॉन का है, तो इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन भले ही अपोजिट हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, डाइपोल बना देते हैं। तो इस वजह से जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे फोर्स लगने पर, तो इस वजह से वो डाइपोल बन जाता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, उनके बीच में डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो ये डाइपोल मोमेंट आएगा, तो इस डाइपोल मोमेंट की वजह से यहां पर अब क्या होता है, यहां पर पोलराइजेबिलिटी हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपने ये पढ़ा है कि पोलराइजेशन जो है या जो डाइपोल मोमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है ई के। ई बोले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो एक जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं अल्फा, एंड दैट इज नोन एज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, इज नोन एज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जब ये अपनी जगह छोड़ी है इसने, एक तो ये था, ये स्फीयर था पूरा जिसकी रेडियस थी a, अब एक छोटा बन गया, तो यहां से अब दो चार्ज हो जाते हैं, है ना। एक तो अलग गोला बन गया जिसकी हम डिस्टेंस मान लेते हैं d, ये वाला बन गया d, है ना, ये जिसकी रेडियस हो गई d, और एक ये है जिसकी पहले से ही रेडियस हमें गिवन है r। तो ये d वाले रेडियस के अंदर हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम वॉल्यूम चार्ज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक मिनट रुकना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम इसके चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है रो इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम। तो पहले जब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे तो उस टाइम जो चार्ज था बाहर वो था E, अब और जो वॉल्यूम था पहले, वो पहले वॉल्यूम कितना था, 4πr³, 4/πr³ है ना, 4/3πr³। और बाद में जब ये छोटा गोला बन गया, यानी कि जिसकी जो रेडियस है वो d है, तो इसके लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3πd³। तो कुल मिला के मैं जो स्मॉल स्फीयर बनाए इसके लिए चार्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से मेरे पास चार्ज की नई वैल्यू आ जाती है, और ये जो चार्ज की वैल्यू है ये आती है ED³ अपॉन R³। क्या आ जाती है, ED³ अपॉन R³। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, अब इसको बैलेंस करने के लिए इनके बीच में क्या लगेगा, एक कूलम फोर्स लगेगा। ये कूलम फोर्स किसके बराबर होता है, KQ1Q2 अपॉन R²। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d, तो क्या लग जाएगा, d², क्या लगेगा, d²। तो इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स जो है वो कितना होता है, KQ1Q2 अपॉन R²। यहाँ मैं स्मॉल r लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये हो गया स्मॉल r²। अब k को k लिखा रहने दो, Q1 क्या है, E है, और Q2 जो है वो आपने फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू क्या है, ED³ अपॉन R², R³ है ना। तो ये कितना है, ED³ अपॉन R³। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको रख देनी है यहाँ पर। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d² है, तो आप क्या लिख देंगे, d²। तो क्या लिख देंगे, d²। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई KE², d बच जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा R³। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, यानी कि QE, यहाँ पर चार्ज क्या है, E है, तो ये फोर्स को आप बराबर कर दोगे EE इक्वल्स टू आप लिख दोगे KE² d अपॉन R³। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ED की वैल्यू चाहिए। ED की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि आप डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया EA³ ओवर K। A कहाँ से आ गया, R आएगा ना, ER³
ओवर के का मतलब हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपके पास एक्सप्रेशन बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया आर क्यूब और इंटू ई। इसको पहले वाली इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो यहां से ये बराबर हो गया, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जो कि आंसर भी है। अब आप एग्जाम के अंदर इतना बड़ा तो करोगे नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो इसको आप याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में आपको हाइड्रोजन का भी पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बताओ, तो भी आपको यही ऑप्शन लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली। तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू वो क्या होता है आई इंटू एल, आई इंटू ए। आई का मतलब क्या होता है करंट जो उस लूप में फ्लो कर रही है, और ए का मतलब क्या होता है एरिया। तो यहां से हम जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या वैल्यू आती है, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या वैल्यू आती है ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है आर क्रॉस पी। पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, जो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब जब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, इसको और इसको, आर पी, पी का मतलब होता है एम इंटू वी, वी को लिख सकते हो आप क्या ओमेगा आर। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे इसको और इसको, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। क्या रिलेशन बन जाता है म्यू एल इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2m, माइनस ई अपॉन 2m, और ये एल आ गया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहां पर मैंने लिख दिया आर और इसको लिख दूंगा एम वी, फिर v को क्या लिख दूंगा ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर ना। तो आप क्या करोगे म्यू एल को डिवाइड कर दोगे किससे एल से, म्यू एल को डिवाइड करोगे एल से, तो यहाँ पे क्या बचेगा ई अपॉन 2m इंटू ई अपॉन 2m बचेगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये बना लो। यहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है और जो ऑर्बिटल मोमेंटम ये जो आया है आपका क्या डाइपोल मोमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। इसी तरह से हम स्पिन मोमेंट निकालते हैं। स्पिन मोमेंट को हम किससे लिखते हैं माइनस ई अपॉन एम इंटू एस जेड। एस जेड का मतलब क्या होता है स्पिन मोमेंटम या स्पिन मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन, जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन। और इसकी फिक्स वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है या तो इसकी वैल्यू होती है +/2 और या इसकी वैल्यू होती है -1/2। इन दो वैल्यू में से इसकी वैल्यू फिक्स आती है। तो यहाँ हमारे पास ये दो वैल्यू होती है E/m इंटू एस वेक्टर, ये एस वेक्टर होता है स्पिन वेक्टर यानी कि स्पिन मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एल का मतलब होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा आंसर आ गया डी, ठीक है। तो डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर व्हिच इज यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड P along the z axis। तो पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, मैं यहां लिख देता हूं इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, पोलराइज्ड स्फीयर। तो पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती है 0। इसके अंदर जो चार्ज है वो है 0। तो इसके अंदर अगर चार्ज 0 है तो इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर होगा। दैट मीन्स कि इसके लिए लाप्लास इक्वेशन और जो यूनिकनेस थ्योरम है वो दोनों सेटिस्फाई होती है ना। तो इट मीन्स लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन एंड यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम satisfies the above relation, satisfy the above relation, above relation। भाई लाप्लास इक्वेशन क्या है कि डाइवर्जेंस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए 0, क्योंकि अंदर चार्ज है नहीं, अंदर चार्ज है नहीं तो ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। और फिर मैंने कहा क्योंकि अंदर चार्ज 0 है तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। तो इसका जेड डायरेक्शन में जो पोटेंशियल का कंपोनेंट आता है जेड डायरेक्शन में, है ना, कौन सी डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में, वो आता है Pz/3ε0, Pz/3ε0। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है और इसको ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे जेड डायरेक्शन में, तो वो कैसे निकालोगे, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जेड डायरेक्शन में। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जब करोगे तो यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। और एक्स और वाई कंपोनेंट है नहीं, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0 और ई वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। तो हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है एक्स वाई कंपोनेंट क्या आ गया 0 0, जेड कंपोनेंट कितना आ गया माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर along the z axis which is also the direction of polarization vector। देखो इसके अंदर जब ये क्वेश्चन पिछला वाला ही है जैसा हमने पीछे वाला किया था, इसके पहले वाला, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोलराइजेशन की डायरेक्शन के अपोजिट है। पोलराइजेशन की डायरेक्शन है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट आया था जेड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या थी, माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जेड डायरेक्शन के अंदर आया था माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर along the z axis which is also the direction of polarization vector। तो पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन में बताना है। तो पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस वाला भी है, पर माइनस वाला कौन सी डायरेक्शन दे रहा है, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था। यहां पर क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। यहां पर हमें बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज फॉर स्टैटिक लीनियर एंड नॉट मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन अ होमोजेनस मीडियम। डाइलेक्ट्रिक के केस में जो गाउस लॉ है, ये डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया सरफेस एरिया वेक्टर, और यहां पर क्या आ जाएगा रो एफ, क्या आ जाएगा रो एफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज फॉर स्टैटिक लीनियर। तो स्टैटिक लीनियर के लिए कौन सा हो गया, यही हो गया स्टैटिक लीनियर एंड नॉट मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन अ होमोजेनस मीडियम। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर्स लॉ, ये होता ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है, और ये भी नहीं होगा। कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फॉलोइंग एक्सप्रेशन कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी। तो ये कौन सी हो जाती है, फैराडेज लॉ, ठीक है। और ये आप कहां पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में क्या होता है, कर्ल ऑफ ई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। और डायनामिक्स में क्या होता है, कर्ल ऑफ ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल बी ओवर डेल टी, विच इज नॉन एज फैराडेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। इनमें से कौन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड का सोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीसी करंट इन अ कंडक्टिंग वायर, अ डीसी करंट इन अ सेमी कंडक्टिंग वायर, an accelerated electric charge, a charge disk rotated with uniform speed। देखो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। हमें पूछा है मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। हम ये बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, जब जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। यहाँ पे हमें मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब केवल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इन तीनों से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटो फील्ड भी जनरेट होगा। यानी कि ये जो कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। ये कंडीशन किसकी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फोर्स Fe and magnetic field force Fm on a charge particle। पहला ऑप्शन लिखा है कि Fe and E and Fe, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, whereas B and Fm are perpendicular to each other। पहला स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें कौन से बताना है जो सही नहीं है। बोथ Fe and Fm डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। भाई Fe जो है उसकी वैल्यू क्या होती है,
एफ ई की जो वैल्यू है वो होती है क्यू ई, और एफ एम की जो वैल्यू होती है क्यू वी बी। तो ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा वेलोसिटी पे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत। बोथ एफ ई एंड एफ एम कैन परफॉर्म वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल। एफ ई तो चार्ज पार्टिकल पर करेगा वर्क, पर एफ एम के केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वहां पर कौन सा लगता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पे लगती है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो। तो एफ एम के केस में वर्क डन जो होता है वो होता है जीरो। तो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ। फिर पूछा है एफ ई इज एक्सेलरेटिंग फोर्स वेयर एज एफ एम इज प्योरली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो एफ एम तो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, वो घुमाएगा उसको सर्किल में, और एफ ई उसको क्या करेगा, आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यानी कि ये सही है। तो हमें कौन से चुनने हैं, हमें चुनने गलत स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट कौन से हो गए, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर द रॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव विच इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब दो लाइट वेव्स हमें यहाँ पर दी है, एक का ये कंपोनेंट x और ये कंपोनेंट है y। तो x कंपोनेंट जो है Ex उसको मैं लिख लेता हूं E नॉट x से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, E नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। और दूसरा हो गया Ey, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, E नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस 5/4। अब हम अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, किसकी, x की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस में x बराबर 0 रखते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0, जैसे ही मैंने यहाँ x 0 रखा तो Ey की वैल्यू मिलेगी, Ex तो 0 हो गया, Ey की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, E नॉट अपॉन रूट 2। जैसे ही x को हमने 0 करा, Ey की वैल्यू मिलेगी E नॉट अपॉन रूट 2। फिर हम किसको 0 कर दें, y को। y को आप 0 करोगे तो y को 0, x की वैल्यू को जब हम E नॉट बाय रूट 2 ले लें, अब x की वैल्यू को हमने ले लिया E नॉट अपॉन रूट 2, तो यहां से हमें Ey क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, यहां से हमें Ey की वैल्यू क्या मिल गई, 0। और एक हमने लिया ओमेगा t माइनस के एक्स, इसकी वैल्यू को हमने लिया π/2, तो यहां से हमें Ex की वैल्यू जो है वो मिली E नॉट, और Ey की जो वैल्यू है वो मिल गई E नॉट बाय रूट 2। तो यहां से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे XY एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मिलता है, एक इलिप्स मिलता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इलिप्टिकल आ जाएगा। सर्कुलर तो है नहीं, ये तो साफ साफ पता लग गया। तो सर्कुलर तो ये है नहीं, क्या है, इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल है, वो भी कौन सा होगा, लेफ्ट हैंडेड क्यों है, क्योंकि किसमें चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। If the phase difference between two rays is π/2 and the angle of incidence is not equal to π/4, then the emergent light ray is। यदि फेज एंगल π/2 होता तो जो इलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज दोनों पॉसिबल थे, तो पोलराइजेशन जो होता, पोलराइजेशन वो इलिप्टिकल भी हो सकता था और वो सर्कुलर भी हो सकता था। ठीक है, वो इलिप्टिकल भी हो सकता था और वो सर्कुलर भी हो सकता था। परंतु अब यहां पर फाई की जो वैल्यू है वो π/4 नहीं है, फाई की वैल्यू π/4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्कुलर तो होगा ही नहीं, नॉट सर्कुलर। सर्कुलर नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा इलिप्टिकल, क्योंकि पिछले केस में हमने देखा है। ये कौन सा हो जाएगा, इलिप्टिकल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। EMF इज अ क्लोज्ड dash 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 integral of a non-conservational electric field that is generated by battery। तो फेराडे जो लॉ है EMF का, EMF बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी EMF के लिए। और हम ये जानते हैं कि जो EMF यानी कि EMF जिसको मैं डेल्टा V से भी लिखता हूं, ये बराबर है माइनस E डॉट डी एल के, E डॉट डी एल। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूं यहां से, तो यहां से बन जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल बराबर हो गया डी फाई अपॉन डी टी। तो ये कौन सा इंटीग्रल हो गया, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन हो गया। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में होता तो यहां पर वैल्यू 0 हो जाती है ना। ये किस में है, ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ये कब है, फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में क्या हो जाता, ई डॉट डी एल, इसकी वैल्यू हो जाती 0। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरा भी आपको साथ में बता ही रहा हूं कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस, इलेक्ट्रॉन की रेडियस हमें पूछिए, क्लासिकल इलेक्ट्रॉन की रेडियस, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? किसी चार्ज को किसी स्फीयर के ऊपर स्टोर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है U इक्वल्स टू 3/5 kq² अपॉन r। क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स लग रही है तो एनर्जी जो है वो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली किसके बराबर हो गई, mc² के। जो Q है वो E के बराबर हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर रहे हैं, तो 3/5 यहां लिख दिया मैंने ke² अपॉन r, और ये हो गया mc²। हमें वैल्यू निकालनी है r की, तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3ke² अपॉन 5 mc²। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी भी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के लिए E हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, m हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। ये सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो r की वैल्यू हमें मिलेगी 1.69 इंटू 10⁻⁻15, 1.69 इंटू 10⁻⁻15, ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डायमैग्नेटिज्म इन मैटर इज कॉज्ड बाय, देखो लार्मोर फ्रीक्वेंसी आप पढ़ते हो तो लार्मोर फ्रीक्वेंसी के दो रिजल्ट आते हैं कि उसकी वजह से जो ऑर्बिटल मोशन है, जो पार्टिकल की ऑर्बिटल मोशन है वो अलग अलग मिलती है हमें, सेम ना मिलकर दो डायरेक्शन में अलग अलग मोशन मिलती है, ऑर्बिटल मोशन। तो उस ऑर्बिटल मोशन की में चेंज की वजह से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या आ जाता है, डाईमैग्नेटिज्म आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ, तो बोहर मैग्नेटॉन किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की होती है। हमने ये पढ़ा है म्यू एल अपॉन एल किसके बराबर है, -e/2m। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि एल बराबर है बोहर्स थ्योरी से L इक्वल्स टू L mvr, और ये हो गया NH/2π के बराबर, NH/2π के बराबर। तो यहां से इस रिलेशन को और इस रिलेशन को जब हम यूज करेंगे तो हमें यहां पर एक फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू एल इक्वल्स टू NEH/4πm। तो EH/4πm जो है इसको हम क्या कहेंगे, म्यू बी को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। म्यू बी को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक, तो ये बोहर मैग्नेटॉन हो गया हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज 0, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर। तो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, इसको बनाओ डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज 0। एक हमने पढ़ा है नियम कौन सा, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट जे। क्या होता है, म्यू नॉट जे। अब मैं इसका डाइवर्जेंस कर लेता हूं, इसका मैंने डाइवर्जेंस कर दिया तो ये क्या बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट जे। तो यहां से म्यू नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या चला गया, डाइवर्जेंस ऑफ जे। डाइवर्जेंस ऑफ जे हमें 0 दे रखा है, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू ये क्या आ गया, 0। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अभी ये मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए रो डाइवर्जेंस ऑफ डी मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर होता है रो एफ का मतलब हो गया फ्री चार्ज। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, रो एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स ये एफ ई प्लस एफ एम के इक्वल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई क्यू ई और क्यू वी बी। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया जा सकता है जेडी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। तो एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी प्रोड्यूस होता है। तो बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डेल ई अपॉन डेल टी से भी प्रोड्यूस होगा, और जो ये वाली करंट है डेल ई अपॉन डेल टी, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों की वजह से ही प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। तो होपफुली इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इस सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।